सुमित्रा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर। प्रिय विद्यार्थियों, हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि एक सेक्रेटरी ट्यूबुल और एक्सक्रीटरी पोर्शन होता है। सेक्रेटरी ट्यूबुल में बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस आदि इसमें आते हैं, और बाकी के जो पार्ट हैं एक्सक्रीटरी पार्ट, वो इसमें जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूबुल भी जो है सेक्रेटरी पार्ट के अंदर ही आता है, जिसको सेक्रेटरी ट्यूबुल्स के साथ हम स्टडी करते हैं। अब हम किडनी की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़े कि यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन एक लंबी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सिर्फ यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन में मेनली यूरिया होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण जो है ऑर्निथिन साइकिल के तहत हम देखते हैं, तो यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन यूरिन का निर्माण जो है वो किडनी में होता है। तो किडनी में यूरिन का निर्माण कैसे होता है, तो हम देखें तो यूरिन का निर्माण जो इसके अंतर्गत होता है किडनी में, तो हम देखते हैं किडनी में जो नेफ्रॉन्स होती हैं, नेफ्रॉन्स में यूरिन का निर्माण होता है, जिसमें नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलस होते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है होता है। दूसरी प्रक्रिया को हम देखें तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, और क्योंकि जो ग्लोमेरुलस में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है एफरेंट आर्टरियोल्स का, कि हाई प्रेशर से ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जिससे कई यूजफुल सब्सटेंसेज, कुछ कार्पसल्स, ग्लूकोज और अन्य यूज प्रोटीन्स, अन्य यूजफुल सब्सटेंसेज भी इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आ जाते हैं। अब इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। जिन सब्सटेंस की बॉडी को आवश्यकता होती हैं वो इस फिल्टर्ड सब्सटेंस में से पुनः अवशोषित किए जाते हैं, जिसको हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इनके पॉइंट्स के बारे में देख रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन के दौरान सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान काफ़ी यूजफुल सब्सटेंसेस इस फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, और इस फिल्ट्रेट से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनले में, और लूप ऑफ हेनले के बाद ट्यूबुलर ल्यूमन जो होती हैं उससे सिक्रेशन होता है। और ये तीन सब हेडिंग्स के अंतर्गत हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि प्रत्येक ग्लोमेरुलस जो है वो एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा ब्लड प्राप्त करता है, और बदले में अपने ब्लड को इफरेंट आर्टरियोल के अंदर विसर्जित कर देता है। एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड ग्लोमेरुलाई में आता है। ग्लोमेरुलाई में बारीक कैपिलरीज होती हैं। इन कैपिलरीज पे हाई प्रेशर के कारण ब्लड में उपस्थित सब्सटेंसेज, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज और कुछ यूजफुल सब्सटेंसेज भी फिल्टर हो जाते हैं। तो ग्लोमेरुलाई से बाहर निकलने वाले ब्लड जो फ्लो होता है उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इस रेजिस्टेंस के फलस्वरूप ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP भी हम जिसको कहते हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उत्पन्न होता है, और इस प्रेशर के कारण बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो है वो प्रेशर डेवलप होता है, जिसको कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण जो है फिल्ट्रेशन होता है। इस प्रकार जो फिल्टर होता है जो ब्लड, अर्थात
ग्लोमेरुलाई फिल्ट्रेट के अंदर कई यूजफुल सब्सटेंसेज जो है वो आ जाए, जैसे जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है, मायोग्लोबिलिन है, हीमोग्लोबिन है, और इनके अलावा सोडियम वगैरह भी जो है इसमें होते हैं। तो ये सब्सटेंसेज भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंतर्गत आ जाते हैं। और इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को जो है, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। इस बोमेंस कैप्सूल से ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के द्वारा लूप ऑफ हेनले में जाता है, और लूप ऑफ हेनले से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि सब्सटेंसेज जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस रीएब्जॉर्प्शन के कारण जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं, उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये रीएब्जॉर्प्शन हेनले लूप से जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इनमें कुछ पदार्थों का पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, जबकि कुछ पदार्थों का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। वैसे ज़्यादातर सब्सटेंसेज का सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, और इस सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन या जिसको हम कहते हैं सक्रिय परिवहन कहते हैं, इस रीएब्जॉर्प्शन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें एटीपी से प्राप्त होती हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले से जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये रीएब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होने वाले रीएब्जॉर्प्शन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें एटीपी से प्राप्त होती है। सोडियम और क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल जो है ये पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अर्थात सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और पानी, इनका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पैसिवली होता है, और पैसिवली इन ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अन्य सब्सटेंसेज का रीएब्जॉर्प्शन जो है सेलेक्टिव होता है, और इस सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से ये सब्सटेंस डिस्टल ट्यूब्यूल से होता हुआ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जाता है। डिस्टल ट्यूब्यूल में जो है वहाँ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसके द्वारा आवश्यक सब्सटेंसेज जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं।